असेंबली की बात करें, देखिए ओडिशा में नरेंद्र मोदी की बात सच होती हुई दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा था 10 जून को आपको भाजपा का मुख्यमंत्री शपथ लेता हुआ दिखाई देगा। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हाफ में मार्क के ऊपर लगातार बनी हुई है। तो बीजेपी बड़ा उलटफेर उड़ीसा में कर रही है। नवीन पटनायक सरकार जा सकती है, बीजेपी की सरकार उड़ीसा के अंदर बन सकती है। आंध्र प्रदेश में भी 10 साल से जगनमोहन रेड्डी की सरकार थी। अब इस वक्त वहां पर टीडीपी बिल्कुल एक लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ बढ़ रही है, यानी चंद्रबाबू नायडू उड़ीसा, माफ कीजिएगा, आंध्र प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। तो ये दो बड़े राज्य हैं, उड़ीसा और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, दोनों जगह सरकार बदलती हुई दिखाई दे रही है। उड़ीसा में भाजपा आती दिखाई दे रही है, आंध्र प्रदेश के अंदर टीडीपी आती दिख रही है। 5 साल की सरकार थी जगनमोहन की, उससे पहले चंद्रबाबू नायडू की थी। 2014 में चंद्रबाबू नायडू जीते थे। ऑलराइट, 2014 में चंद्रबाबू नायडू और बीजेपी मिलकर लड़े थे, उनको काफी फायदा हुआ था और ये चंद्रबाबू को रियलाइज हुआ। हाँ, इसलिए दोबारा अब की बार मिलकर लड़े हैं। ये सुधांशु जी, आप भी इस बात की तकसीद करेंगे कि सही है, रजत जी तो करेंगे, कि 2004 में ये हैदराबाद की नेशनल एग्जीक्यूटिव में चंद्रबाबू नायडू प्रिवेल्ड ओवर बीजेपी की जल्दी कराओ, सब जने हार गए उस चक्कर में 2004 हैदराबाद में। हाँ, 2004 का जो था चुनाव उन्हीं के और कहने इस बार हुआ। फिर बीजेपी को थोड़ा नुकसान हो रहा है, बट इस बार चंद्रबाबू नायडू हैज टर्न्ड लकी फॉर हिमसेल्फ। आंध्र प्रदेश का जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो हैदराबाद में शपथ ग्रहण कर नहीं सकता इस बार, क्योंकि 2 जून को वो खत्म हो गया 10 साल का, तो उसको हैदराबाद के बाहर शपथ ग्रहण करना पड़ेगा। अब चंद्रबाबू नायडू ने तो अमरावती बनाने की कोशिश की थी। चंद्रबाबू नायडू ने 3 लेकर आएंगे, जगनमोहन रेड्डी 3 राजधानी लेकर आए थे वहां पर। तो देखते हैं कि चंद्रबाबू नायडू कहां पर समाधान बड़ा ठीक है, जहां भी गवर्नर हाउस होगा वहीं पे हो जाएगी शपथ, तो उसकी चिंता ना करिए। हैदराबाद है, विजयवाड़ा के आसपास, विजयवाड़ा इज द डिफैक्टो कैपिटल राइट नाउ। प्राची भी हमारे साथ आ गई हैं और शायद उनके पास जो है उत्तर प्रदेश और साथ ही प्राची तो ऊपर जाके मौजूद है, फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच गई हैं। फर्स्ट फ्लोर से क्या कुछ चुने, जिसे कहते हैं बर्ड्स आई व्यू से, वो कौन से नतीजे देख पा रही हैं, कौन से ट्रेंड्स देख पा रही हैं उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए? बिल्कुल, देखिए हमारा वादा था कि हाईटेक और मॉडर्न स्टूडियो से हम लोकसभा चुनाव के नतीजे आपके सामने रखेंगे। हम आपको एक एक विश्लेषण बताएंगे, एक एक सीट का ब्यौरा बताएंगे और लगातार आप सुबह से देख रहे हैं हमारी ये बड़ी कवरेज। हम आपको बता रहे हैं कि प्रदेश दर प्रदेश बीजेपी की स्थिति क्या है, इंडिया गठबंधन के दावों में कितनी सच्चाई है। और आइए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, और ये हम आपके सामने स्थिति जो है वो रख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 35 सीटें यहां पर अभी लीड कर रही है। इसके अलावा अपना दल की बात करेंगे तो अपना दल को यहां झटका लग रहा है, एक भी सीट पर अपना दल फिलहाल लीड करती हुई नजर नहीं आ रही है। अगर आप राष्ट्रीय लोकदल की बात करेंगे तो 2 सीटें उनको दी गई थी गठबंधन में, दोनों सीटों पर उनके कैंडिडेट्स लीड कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की साइकिल 34 सीटों पर दौड़ती हुई फिलहाल नजर आ रही है, रेस में आगे निकलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस की अगर आप बात करेंगे तो कांग्रेस को भी बढ़त मिल रही है। अभी तक उत्तर प्रदेश में जो रुझान सामने आ रहे हैं, 8 सीटों पर कांग्रेस जो है वो बढ़त बनाए हुए है। तो उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है वो बिल्कुल उलट है तमाम प्रेडिक्शन से। अब आइए बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार की स्थिति ये है कि बीजेपी 11 सीटों पर फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स लीड कर रहे हैं। 14 सीटें यहां जेडीयू की है, जिस पर जेडीयू के उम्मीदवार लीड कर रहे हैं। चिराग पासवान की पार्टी की अगर आप बात करेंगे तो 5 सीटों पर उनके उम्मीदवार आगे हैं। हम की बात करेंगे तो 1 सीट पर उनके उम्मीदवार आगे हैं। 4 पर आरजेडी फिलहाल आगे चलती हुई नजर आ रही है। तो ये बिहार के आंकड़े हमने आपके सामने रखे हैं। यहां पर आरजेडी को 4 सीटें, कांग्रेस को 1 सीटें और अन्य के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं रुझानों के मुताबिक। और इस वक्त हमारे साथ जेडीयू के सीनियर लीडर केसी त्यागी साहब जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। बिहार से तो आपके गठबंधन के लिए अच्छी खबर है। अभी तक जो डेटा सामने दिखाई दे रहा है मुझे, 40 में से 31 सीटों पर आप लोग लीड कर रहे हैं। मैं सभी पैनलिस्ट को और भारत के समृद्ध मतदाताओं का अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज के चुनाव नतीजों को देख करके, लोकतंत्र की बढ़ी हुई ताकत को देख करके, ये अकेला समृद्ध लोकतंत्र है जहां नेता प्रतिपक्ष भी आराम से हैं और सदन के नेता भी आराम से हैं। इमरान खान जेल में है तो चुनाव हुए हैं, ऑन सॉन सू की जेल में है म्यांमार में तो चुनाव हुए हैं, खालिदा बेगम वहां पर जेल में है या बाइकाट किया है और चुनाव हुए हैं। ये अकेला लोकतंत्र है जहां नेता प्रतिपक्ष भी सुरक्षित हैं और नेता सदन भी सुरक्षित हैं। ये भारत के लोकतंत्र की महिमा है।
दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि जो बिहार को लेकर के मीडिया चैनल्स ने, पैनलिस्ट ने और कुछ राजनीतिक दलों के नेताओं ने दुष्प्रचार किया था, आज उसके पर्दाफाश का भी दिन है। हम 1 दर्जन से, जेडीयू 1 दर्जन से ज़्यादा सीटों पर लीड कर रहा है। हमें 16 सीटें अलॉटेड हुई थी, जिसमें किशनगंज की भी सीट थी। नीतीश कुमार जी को लेकर के रोज अफवाहों का बाजार बंद था, जो आज तक भी थमा नहीं है। हम आपके चैनल पर बिहार की जनता का स्वागत, अभिनंदन करते हैं। और रजत जी ये भी कहना चाहते हैं कि दिल्ली में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हम मजबूती से गठबंधन के साथ हैं। न बिहार में कोई परिवर्तन है, न दिल्ली में कोई परिवर्तन है। लेकिन कमाल है आपके चैनलों का, कल से इतनी अफवाहें फैल गई हैं, नीतीश जी दिल्ली आ रहे हैं, नीतीश जी वहां जा रहे हैं, नीतीश जी वहां जा रहे हैं। जो मामूली छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी उनको दिक्कत हुई, उसको भी अमानवीय तरीके से मीडिया के लोगों ने, पॉलिटिकल लोगों ने डिस्प्रपोर्शनेटली प्रोपेगेट किया। किसी भी पार्टी का कोई भी नेता मीडिया को तो दोनों तरफ से पड़ रही है, तो नीतीश कुमार की ताकत का एहसास तो हो गया ना आज। 10 मिनट। हाँ, आप कुछ पूछ रहे हैं? हाँ पूछे। ये एक सीट, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। त्यागी सर, आप कह रहे थे कि नीतीश कुमार जी के स्वास्थ्य को लेकर एक अफवाह फैलाई गई, तो जीतन राम मांझी जी ने सबसे ज्यादा नीतीश जी के स्वास्थ्य को लेकर कहा था, सम्राट चौधरी ने सबसे ज्यादा नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर कहा था। वो दोनों आपके साथ है आज की तारीख में, आप क्या कहेंगे? आज के चुनाव परिणामों के नतीजे ने सबको खारिज कर दिया कि नीतीश कुमार बिहार में सबसे बड़ी ताकत हैं। हम जब आरजेडी के साथ होते हैं तो पलड़ा उधर होता है, जब हम एनडीए के साथ होते हैं तो पलड़ा इधर होता है। आप बिहार की राजनीति में जो कर्पूरी ठाकुर के बाद जो स्थान रिक्त हुआ है, उसको सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी और नैतिकता के साथ नीतीश कुमार पूरा करते हैं और कोई पार्टी पूरा नहीं करती। बस एक अच्छी बात है त्यागी जी कि बिहार में कोई खबर छुपती नहीं है, सब सामने आ जाती है। कौन कहां जा रहा है, कौन क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, ये पता चल जाता है। लेकिन ये अच्छी बात है, जो कुछ नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा था उसको उन्होंने बिल्कुल डिफाई कर दिया। जिस तरह की जीत जेडीयू को मिली है और पिछले चुनाव में जिस तरह से जेडीयू को असेंबली में ज्यादा सीटें नहीं मिली थी, उसको उन्होंने रिवर्स कर दिया। सिचुएशन को कैसे किया, ये आप हमें समझा दीजिए। देखिए, एक तो रजत जी आपसे कोई छिपी हुई चीज नहीं है। मैं 50 साल से राजनीति में हूं और आप 45 साल से इस नोबेल प्रोफेशन में हैं। बिहार अन्य राज्यों के मुकाबले में सोशल जस्टिस की जो राजनीति है उसका केंद्र रहा है। डॉक्टर लोहिया की भी वो कर्मभूमि रही है, बीपी मंडल की कर्मभूमि रही है, बाद के दिनों में लालू जी ने भी उसमें ऐड किया था। लेकिन कर्पूरी ठाकुर का जो फॉर्मूला था कि जातियों में असंगतियां हैं, कुछ वर्गों को सदियों से राजकाज में हिस्सेदारी नहीं मिली है, उनकी हिस्सेदारी के लिए उन्होंने मुंगेरी लाल कमीशन बैठाया था, 1978 में उसको इम्प्लीमेंट किया था। और उसमें सवर्णों के लिए भी आरक्षण था, महिलाओं के लिए भी आरक्षण था, और जो पिछड़ों का आरक्षण था उसको उन्होंने 2 हिस्सों में बांटा था, पिछड़े और अति पिछड़े। आज नीतीश कुमार के पीछे इस सारे कुप्रचार के बावजूद भी जो अति पिछड़े समाज के लोग हैं और जो महिलाओं के लोग हैं, आपके ही चैनल में 1-2 दिन में पटना से खबरें आएंगी कि महिलाओं ने ऊंचे पैमाने पर और अति पिछड़ा वर्ग के लोगों ने ऊंचे पैमाने पर मतदान किया है। दिल्ली के मीडिया चैनल्स के कुछ लोग कहते हैं सब जात पात नहीं करना चाहिए। जिस दिन हम पैदा होते हैं जात तो हमारी उस दिन लिखी जाती है। जात हम भी चाहते हैं देश की राजनीति से खत्म हो जाए, लेकिन जो सच है यहाँ का, ये तो आरएसएस प्रमुख ने कहा है कि जात व्यवस्था अगर ना हुई होती तो हमें इतनी लंबी गुलामी ना झेलनी पड़ती। अब उसको लेकर के नीतीश कुमार जी अगर समानता का, इक्वलिटी का, सोशल जस्टिस का, गैर बराबरी का सवाल उठाते हैं तो यहाँ पे उनको जातिवादी कह देते हैं। जो सोशल सिस्टम का स्टेटस को बना के रखना चाहते हैं,
सर वो इसमें कोई दो महापुरुष राय है। नहीं कि नीतीश जी ने जो वो सोशल progressive इक्वेशन है। बनाया है उसका समर्थन बिहार की जनता ने किया है और वो इन रुझानों में दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया केसी त्यागी जी, इंडिया टीवी को समय देने के लिए, बातचीत के लिए। और अब एक बड़ी खबर, एक ऐसी खबर जो बीजेपी और उसके सहयोगियों को थोड़ा परेशान करने वाली है, लेकिन खास तौर पर बीजेपी को इसलिए क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो बड़ा उलटफेर हुआ विधानसभा चुनावों के दौरान, अधिकारी ब्रदर्स को अपने साथ लेकर आ गए, अधिकारी परिवार को अपने साथ लेकर आ गए बीजेपी। बड़ा झटका लगा है। काथी, घाटल, तुम लोग, ये वो इलाका जो कि अधिकारी परिवार का मजबूत किला कहा जाता है, वो अब ढहता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त पश्चिम बंगाल की 42 सीटों का ये सीट वाइज आंकड़ा आपके सामने रख रही हूं। इसमें आप देखिएगा, मीनाक्षी, जो मेरे पास खबर है वो ये है कि 10 सीटें कम से कम ऐसी हैं बंगाल में जिन पर जो मार्जिन है वो 1000 सीट वोटों का है। बहुत क्लोज फाइट है वहां। और यहाँ पे तुम लोग में तो 600 है, और यहाँ पर अभी मैं इलेक्शन कमीशन की साइट पर देख रही हूँ, कांथी में सिर्फ 1938 वोट जो हैं उनका मार्जिन चल रहा है। तो हाँ, तो काथी में अभी बीजेपी आगे दिखाई अच्छा। दे रही है। आप कितनी सीट का मार्जिन बता रही हैं? 1938। लेकिन झटका है बीजेपी के लिए, इसमें कोई शक नहीं जी। मेदिनीपुर देखिए, बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। घाटल टीएमसी के पास जाती दिखाई दे रही है। झारग्राम की बात करें, तुमलुक की बात करें, ये 3 सीटें, ये जो आप सीक्वेंशियली देख रहे हैं, तुमलुक, कांथी और घाटल, ये 3 सीटें बीजेपी एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये बीजेपी के खाते में जा सकती है, लेकिन एक तुमलुक और घाटल, इन 2 सीटों पर बड़ा झटका दिखाई दे रहा है। इधर बर्धमान पूर्व, बर्धमान दुर्गापुर, आसनसोल की बात कर ले, बोलपुर की बात कर ले, बीरभूम की बात कर ले, सीधे सीधे यहाँ पर टीएमसी आगे दिखाई दे रही है। हालांकि अभी मार्जिन कितना है इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन आ रही है तो प्लीज साझा करें। हाँ, कई सीटें ऐसी जिसमें 1900, 600, जो तीनों सीटें आपने बात की, शुभेंदु अधिकारी की 2100, इस तरह के मार्जिन से जो हैं वो तृणमूल कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं वो आगे चल रहे हैं। हालांकि घाटल पे कहा जा रहा था जो सिने स्टार हैं देव, वो काफी उनका एक एडवांटेज रहता है। लेकिन पश्चिम बंगाल में रजत जी, अगर यही तस्वीर आगे नतीजों में कन्वर्ट हो जाती है तो CAA का मुद्दा जो था वो लग रहा है कि एक बड़ा पोलराइजेशन फैक्टर बन रहा है। देखिए, मोटी सी बात है, अगर ये फिगर्स रह जाती हैं तो ये साफ पता चलता है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को बीजेपी से ज्यादा बेहतर तरीके से जानती हैं। पश्चिम बंगाल में कैसे इलेक्शन लड़ना है, कैसे जीतना है, ये उन्होंने पिछले असेंबली इलेक्शन में भी साबित कर दिया था। ठीक है, बीजेपी ने आज CPM और कांग्रेस को पीछे छोड़ के वो प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी बन गई है, लेकिन ममता बनर्जी जिन्होंने CPM को उखाड़ा था, उनको उखाड़ पाना बीजेपी के लिए संभव नहीं है। ये उन्होंने असेंबली में प्रूव कर दिया और ये अब लोकसभा में भी प्रूव कर दिया। और 2019 में जो बीजेपी ने बढ़त हासिल की थी वो ममता बनर्जी के झटका था जिसको उन्होंने करेक्ट किया है। ये भी सर बात है कि जो ममता बनर्जी, एक सवाल, 225 सीट के आसपास बीजेपी दिख रही है। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर यही आंकड़ा कंफर्म होता है तो फिर क्या नेक्स्ट शेप रहेगी? देखिए, सब कुछ तब सरकार बीजेपी के ना होने के बजाय एनडीए की होगी। बाकी सेटअप यही, वो बढ़त तो बनाई हुई है, 282 सीटें हैं। अब वो कोई 272 से कम हो जाए इसकी उम्मीद कम दिखती है। लेकिन जो भी है, इस स्थिति में बीजेपी एनडीए की सरकार बनेगी, उसमें यही लीडरशिप। हाँ, लीडरशिप पर तो मुझे लगता है कोई शक नहीं है, कोई सवाल नहीं, क्योंकि ये जो 225 सीटें मिली हैं उसी लीडर के लिए मिली हैं। बिल्कुल सही बात। स्मृति ईरानी, मैं आपको अपडेट दे दूं, स्मृति ईरानी 29,400 वोट से पीछे हैं। गैप बढ़ता जा रहा है। 15 से उत्तर प्रदेश में तो ये एक तस्वीर दिखाई दे ही रही है साफ साफ। अभी रिकवर होना बहुत मुश्किल लग रहा है, मतलब इतना मार्जिन बन गया है। वोटर बन गई वहां की, घर भी बना लिया, लेकिन फिर भी अभी देखिए ये स्मृति ईरानी को आप इंडिविजुअल सीट को मत देखिए, ओवरऑल यूपी को देखिए। अगर ओवरऑल उत्तर प्रदेश में बीजेपी जीत रही होती और स्मृति हार जाती तब आप उनके घर और दुकान की बात कर सकती थी, लेकिन अब तो ये बीजेपी को ओवरऑल जो लॉस है उत्तर प्रदेश में उसका एक असर है। नरेंद्र मोदी 50,000 वोट से लीड कर रहे हैं और मैं आपको यूपी के और निकाल करके बताता रहूंगा। गुजरात में अमित शाह 2.5 लाख वोटों से अपनी सीट पर लीड कर रहे हैं, बिगेस्ट मार्जिन। राहुल गांधी 80,000 वोट से लीड कर रहे हैं रायबरेली। क्या बात है, 80,000 वोटों से आगे चल रहे हैं राहुल गांधी इस वक्त। और गुजरात में ये जो हम 25 सीटों पर बीजेपी की लीड देख रहे हैं, इनमें से 20 सीटें ऐसी हैं जहां पर मार्जिन 1 लाख से ज्यादा है।
कहाँ पे सर? गुजरात गुजरात की अकेली सीट कौन 25 सी है जो सीटों पर कांग्रेस की बीजेपी तरफ लीड जा कर रही रही है। अमित शाह अपनी सीट पर 2.5 लाख से कर रहे हैं और 20 सीटें ऐसी हैं जहां पर 1 लाख से ज्यादा का मार्जिन। बेसिकली गुजरात और एमपी बीजेपी, हिंदुत्व, आरएसएस की जो सक्सेसफुल लैब है, इस इलेक्शन ने फिर प्रूव कर दिया कि ये उनके दो मोस्ट सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स रहे हैं, जहां पे वो बिल्कुल पोल पोजीशन पे है, बिल्कुल डोमिनेंट फोर्स है, कोई चैलेंज नहीं। कर्नाटक में भी अच्छा प्रदर्शन है, कर्नाटक में भी पिछली बार के मुकाबले बेहतर किया है। नहीं सर, मेरे को आपसे एक प्रश्न पूछना था जी। मैं जानना चाह रहा था कि जो परिणाम जिस तरीके से ट्रेंड भी आ रहे हैं, क्या ऐसा आपको लगता है कि इसमें मतलब ये ट्रेंड इस कारण आ रहा है कि आरएसएस का बहुत ज्यादा जमीनी स्तर पर इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा? बूथ मैनेजमेंट में आरएसएस हर बार इन्वॉल्व रहता है जमीनी स्तर पर, इस बार ऐसा कहा जा रहा है कि आरएसएस ने बहुत ज्यादा बूथ मैनेजमेंट देखा नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने अपने विस्तारकों और अपने कार्यकर्ताओं को बूथ मैनेजमेंट पर इन्वॉल्व किया था, तो क्या ये कारण हो सकता है कि संघ का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट न होना? सुधांशु इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं, क्या इन्वॉल्व रहता मुझे मालूम नहीं। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ सत्य है। ये हमेशा क्या होता है कि जीत के कारण जो है किसी न किसी को ठीकरा फोड़ना होता है। संघ और भाजपा के संबंधों में हर एक को एक राष्ट्रवादी सोच होती है, इसलिए देश के सामने जब चुनाव आता है तो हर एक को लगता है कि चुनाव में उस राष्ट्रवादी सोच की जीत जरूरी है, इसलिए सब लोग लगते हैं। जो बात आप कह रहे हैं ना, ये सुनी जरूर थी। देखिए, जो बातें सुनी जा रही थी बीजेपी के सर्कल में, वो ये बातें थी। पहली बात कि बीजेपी के लोगों को छोड़ के दूसरी पार्टियों के लोगों को तरजीह दी, एक बीजेपी के एस्टेब्लिश्ड कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं दे करके अपनी पसंद के लोगों को टिकट दे दी। तीसरी बात, संघ का वो इन्वॉल्वमेंट नहीं था। मुझे किसने कहा कि संघ के लोग पहले 4-4, 5-5 बार घर आते थे, इस बार 1 बार 2 बार आए। चौथी चीज कि ये जो 400 पार जिस तरह का विश्वास पैदा कर दिया था, तो बीजेपी के लोगों को लगता था भाई अब तो जीते रहे। वो जो कम मेहनत करने वाला था वो घर बैठा, जिसको छुट्टी पे जाना छुट्टी पे चला गया, जिसको बूथ पे नहीं जाना था वो नहीं गया, कि भाई अब जीते रहे, अब 400 जीत रहे हैं, अगर कोई 5 सीट कम हो जाएगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा। ये सारी बातें चुनाव के दौरान उन्होंने सुनी थी, लेकिन अब इन चीजों का कोई पैमाना नहीं होता नापने का। चलिए सर, राहुल गांधी को भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर, उनकी यात्रा पर, उनके टिकट बंटवारे, हर चीजों पे उनको बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा था। लेकिन अगर आज ये टैली जो है अभी 100 के आसपास छूती हुई दिख रही है, कांग्रेस की इंडिविजुअल टैली 97 पर लास्ट जो मैंने चेक किया था वो नजर आ रही थी ट्रेंड में, तो कहीं ना कहीं अब एक्सेप्टेबिलिटी उनकी 99 हो गई है, अब 89 हो गई, अच्छा 89 हो गई है, तो मतलब एक्सेप्टेबिलिटी उनकी विद इन द कांग्रेस बढ़ेगी। देखिए, राहुल गांधी को लाभ तो होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन ये भी सोचना चाहिए कि राहुल गांधी 2014 में लीडर थे कांग्रेस के, जब वो हारी थी। हाँ, कांग्रेस जीत जाती, सरकार बनाती, तब तो एक अलग बात थी। अब ठीक है, पहले कितनी सीटें थी उससे आपने मान लीजिए डबल भी कर लिया, तो कोई ये बहुत बड़ी सफलता इसको नहीं माना जा सकता। और जो हेमंत सोरेन की पार्टी के झारखंड के नेता थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के, वो मुझे कह रहे थे कि कांग्रेस को आदत हो गई है एलिबाइज के दम पर अपनी सरकार बनाने पिगी राइड करने की, है ना। जो साथी दल हैं उनकी शक्ति के दम पर आगे बढ़ने की। बिहार में दूसरों के दम पर आगे बढ़े, यूपी में दूसरों के दम पर आगे बढ़े, अपने दम पर साउथ के अलावा कांग्रेस ज्यादा कुछ नहीं कर पा रही है। ठीक है, और इस बीच अब हम प्राची के पास एक बार फिर से चलते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश, अगर ये जो हमारी टैली दिख रही है इसमें कुछ बड़ा परिवर्तन कोई एक स्टेट ला सकता है तो वो है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में फिलहाल मौजूदा स्थिति जो है पार्टी वाइज प्राची क्या है, हम आपसे अपडेट चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश पर ही सभी की निगाहें बनी हुई हैं। जैसे ही उत्तर प्रदेश में जो ग्राफ है वो बढ़ता है, वैसे ही जो ओवरऑल टैली एनडीए की वो भी बढ़ती हुई नजर आती है। तो आइए जल्दी से उत्तर प्रदेश के आंकड़े आपके सामने रखते हैं और आपको बताते हैं कि फिलहाल यहां पर क्या फेरबदल हुआ है और किस पार्टी को कितना फायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है। समाजवादी पार्टी आप कह सकते हैं कि यहां पर अच्छा गेन करती हुई नजर आ रही है। आपको बताएं 31 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है, 7 सीटों पर जो कांग्रेस है वो आगे चल रही है। आप अगर बीजेपी की बात करेंगे तो 39 सीटों पर बीजेपी के कैंडिडेट्स आगे चल रहे हैं। 2 इसमें आप आरएलडी के और प्लस कर लीजिए, आरएलडी के भी 2 उम्मीदवार हैं जो अपनी अपनी सीटों पर आगे चल रहे हैं। लेकिन 31 और 7 इंडिया गठबंधन का ये आंकड़ा 38 का हो जाता है, और अगर आप 29 और 2 को जोड़ेंगे तो ये आंकड़ा 41 का हो जाता है। यानी बहुत ज्यादा अंतर है नहीं इंडिया गठबंधन और समाजवादी इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के बीच में, एनडीए के बीच में। अब देखिए ओवरऑल ब्रेकअप अपने आपको बता दिया, लेकिन सीट वाइज कैसे बदल रहे हैं ये रुझान, ये आपको बताएंगी मेरी सहयोगी मीनाक्षी।
तो ये 39 सीट जो बीजेपी के पास जा रही है, ये 39 सीटें कौन सी है? रुझानों में जो इस वक्त तस्वीर है वो एक बार सीट वाइज आपके सामने। शुरुआत जरा यहां से करते हैं। बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा और आगरा, ये सीधे सीधे एनडीए के पास जाती दिखाई दे रही है। इसमें अमरोहा, मेरठ, कैराना और बिजनौर को भी आप इंक्लूड कर लें। एटा, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, फरुखाबाद, इसके अलावा कानपुर, अकबरपुर, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, ये वो सीटें हैं जो एनडीए के पास जा रही है। इसमें प्रयागराज, बहराइच, कैसरगंज, गोंडा, डुमरियागंज, देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर, महाराजगंज, ये वो सीटें जो एनडीए के पास। वाराणसी, जिसमें कोई शक नहीं, भदोही, जौनपुर और सलेमपुर, ये बीजेपी के पास जाती दिखाई दे रही है। और अब इंडिया अलायंस की अगर बात करें, बलिया, मछली शहर, गाजीपुर, जहां से अफजाल अंसारी चुनाव लड़ रहे हैं, चंदौली की बात करें, मिर्जापुर की बात करें, बड़ा झटका यहां पर अनुप्रिया पटेल के लिए कहा जा सकता है। रॉबर्ट्सगंज, जहां से अपना दल की उम्मीदवार थी, यहां पर भी झटका, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। बस्ती, संत कबीर नगर, बांसगांव, लालगंज, आजमगढ़, घोसी, यहां पर भी समाजवादी पार्टी, और बांसगांव जहां से कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। कांग्रेस पार्टी का इसलिए भी ये रिकॉर्ड देखना इंटरेस्टिंग है क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि एक रायबरेली के अलावा कांग्रेस और कहीं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी, लेकिन बांसगांव, इसके अलावा बाराबंकी, जहां पर कांग्रेस पार्टी लीड कर रही है। अयोध्या, बड़ी हैरान कर देने वाली ये ट्रेंड है। फैजाबाद वो सीट, अयोध्या वो सीट जहां पर ये कहा जाता है कि राम मंदिर बन जाने के बाद एक लहर यहां पर दिखाई देगी और बीजेपी के लिए एक मजबूत क्षेत्र ये हो जाएगा, लेकिन यहां पर समाजवादी पार्टी लीड कर रही है। अम्बेडकर नगर की बात करें, समाजवादी पार्टी 5000 वोट से आगे। आपने अयोध्या की बात की, 5000 वोट से समाजवादी पार्टी आगे। तो बांसगांव का आपने जिक्र किया, वहां 600 वोट से कांग्रेस का उम्मीदवार आगे है। 600 सर जी, 600 यानी ये बड़ा क्लोज मार्जिन है, ये बदला जा सकता है, बदल सकता है। ये बड़ी क्लोज। इलाहाबाद में जो कांग्रेस का उम्मीदवार है वो 44 वोट से आगे है। अच्छा, 44 वोट से आगे। अच्छा, अब बीजेपी आगे हो गई है अभी बीजेपी आगे दिखाई दे रही है इस स्क्रीन में, कम से कम तो वो भी 50-60 वोट से आगे हुआ होगा। आगे पीछे जो है इतने अगर 10, 20, 50, लेकिन अच्छी खबर अभी भी पूर्वांचल से नहीं आ रही है सर।